Hi everyone. So we are doing economics from NCERT and presently we are doing chapter rural development from Indian economic development and we've already covered part 1. So if you are new to this channel and watching me for the first time, hi, but I'm sorry, don't watch this video and come back to this video once you watch part 1 of rural development because the chapters are connected, of course, and we'll start from 5.4 agricultural market system. So we have already covered before that in part 1, and I'll where will you find part 1? Basically you scroll my channel and you'll find on top all the NCERT videos, but for your convenience I've also made a proper playlist, and if playlist is not suitable, then probably you'll find the link in the description box. The first link would be of part 1 rural development, and then the next link would be Telegram group link where you can just go and watch the just join the Telegram group and enjoy the PDFs, enjoy the assignments, practice the assignments. You can also send me the answers for my review. So yeah, that's all, and let's quickly start without wasting any more time. Let's start with agricultural market system. So have you ever asked yourself how food grains, vegetables, fruits and we consume daily, you know, come from different parts of the country? So have you ever asked yourself, okay, the mechanism through which these goods reach different places depend on market channels. मार्केट चैनल, ठीक है, आप कुछ खा रहे हो, वो कोई चीज कहाँ ग्रो हुई है? कभी आपने सोचा है कि आपके घर जो चावल का पैकेट आता है, जो आटा का पैकेट आता है, वो कहाँ उगाया गया होगा? कौन सी जगह, कौन से गांव में, कौन से खेत में, कौन से किसान के थ्रू, कौन से किसान ने उगाया होगा? वो हमें नहीं पता ना। तो इसीलिए जो जो ये डिफरेंट मार्केट चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू खाना हम तक पहुंचता है, इसको हम मार्केट चैनल्स कहते हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग उन्होंने बताया क्या है, हाईलाइट कर लो प्लीज। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, distribution of different agricultural commodities across the country. ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है? अगर इसमें से कुछ भी असेंबल करना, गुड को स्टोर करना, उसे प्रोसेस करना, उसे ट्रांसपोर्ट करना, पैकेज करना, ग्रेड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को अक्रॉस द कंट्री, इस पूरे ही प्रोसेस को हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं। प्रायर टू इंडिपेंडेंस, farmers while selling their produce to traders suffered from फॉल्टी वेइंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर आपने नायक देखी है, अनिल कपूर की एक मूवी आई थी नायक, एंड मुझे डाउट है आप लोगों ने देखी होगी। उस मूवी में वो वनडे का सीएम बनता है, ये तो पता होगा, वनडे का चीफ मिनिस्टर बनता है। तो जब वो दौरे पे जाता है मार्केट्स में, तो वो देखता है कि जहाँ पे वे कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ सामान दिया जा रहा है, उसके नीचे वेट लगा रखे हैं मैग्नेट से, ठीक है। तो बेसिकली फार्मर अगर उसे 1 किलो राइस दे रहा है, तो वो उसको 1 किलो राइस का पैसा नहीं दे रहा। तो फॉल्टी वेइंग कर देते थे, ठीक है, बोलते थे ये तो 1 किलो राइस है ही नहीं, ये तो 50 ग्राम, 500 ग्राम है बस, तो ठीक है, आधा किलो कर देते थे, एंड ऐसे करके माल भी ले लेते थे, पैसे भी उतने नहीं देते थे, एंड अकाउंट्स भी मैनिपुलेट कर देते थे। तो फार्मर्स हु डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, अ फार्मर है बेचारा, वो आया, वो मार्केट में सामान बेचने आया, उसको पता ही नहीं मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस क्या है, क्या चल रहा है। when he doesn't know anything, so obviously he'll accept whatever you say. अगर मैं आपके पास आऊं और मैं पूछूं, मैंने कभी लाइफ में बीच नहीं देखा, तो आप मेरे को बीच की जो भी डिस्क्रिप्शन दोगे मैं तो वो मान लूंगी ना, राइट? सो अगर किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई एरोप्लेन में कभी नहीं बैठा, उसको आप कुछ भी बोल दो, वो कुछ भी मान लेगा। यही हो रहा था फार्मर्स के साथ, ओके। इसी वजह से farmers were forced to sell at low prices. They also did not have proper storage facilities. अब farmers के पास proper storage facility भी नहीं थी, तो उनको ये भी होता था माल खराब हो इससे पहले बेच ही दो यार, जितना बोल रहे हैं उतने में बेच दो, ठीक है। सो उनके पास इतना भी नहीं है कि हम अपना सामान रख लें और बोले अच्छा तू हमें प्राइस नहीं दे रहा, अब हम तेरे को नहीं देंगे, हम इसे रख लेंगे और जब टाइम आएगा तब यूज करेंगे। रखने को जगह ही नहीं है, पता है खराब होगा, जीरो, कुछ ना मिले पैसा, जीरो मिले, उससे अच्छा जो मिल रहा है ले लो, उनको ये होता था, जबकि उन्हें नहीं पता कि वो इससे ज्यादा डिजर्व करते थे। Do you know that even today, more than 10% of goods produced in farms are wasted ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज? अभी भी लैक ऑफ स्टोरेज है, जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 10% जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। देयरफॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकेम नेसेसरी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स। गवर्नमेंट रेगुलेशन, अभी प्राइवेट ट्रेडर्स इतनी बदमाशी कर रहे थे
तो बदमाशी को कंट्रोल, जब स्टूडेंट्स बदमाशी करते हैं कौन आता है? टीचर। लेकिन जब टीचर्स बदमाशी करते हैं कौन आता है? प्रिंसिपल। राइट? प्रिंसिपल भी बदमाशी कर सकते हैं बट उतने में जाएंगे नहीं। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि अभी जब यहाँ पे ये लोग प्राइवेट ट्रेडर्स बदमाशी कर रहे हैं तो कौन आया पिक्चर में? गवर्नमेंट आई। गवर्नमेंट ने पहली टोपी का मैं बताता हूँ। ठीक है नहीं नहीं, लिटरल सेंस में ऐसा नहीं हुआ था। बट लेट अस डिस्कस 4 measures that were initiated to improve the marketing aspect. So there were 4 measures that were introduced to increase or to improve the marketing aspect. क्या थे वो? First step था regulation of markets to create orderly एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस। ठीक है, तो रेगुलेट होगी मार्केट, मार्केट में रेगुलेशंस आएंगी। बाय एंड लार्ज दिस पॉलिसी बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स, दोनों को ही फायदा हुआ। ठीक है, however there is still a need to develop about 27,000 rural periodic markets as regulated marketplaces to realize the full potential of the rural markets. All right, next is second component is provision of फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। प्रोविजन होगा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का, जैसे रोड्स हो गई, रेलवे हो गई, वेयर हाउसेज हो गए, गोडाउन हो गए, कोल्ड स्टोरेज हो गई, प्रोसेसिंग यूनिट हो गई। अरे इन चीजों की फैसिलिटी चाहिए ना फार्मर को। अपना प्रोड्यूस बेचेंगे, बेचेंगे तो तब जब बचाएंगे, पहले बचाओ फिर बेचो। करेक्ट, बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए जो चीज खराब हो सकती है, वेयर हाउस चाहिए, पहुंचाने के लिए रेलवे चाहिए, रोड चाहिए, रखने के लिए गोडाउन चाहिए। तो बचाना और बेचना दोनों के लिए ही गवर्नमेंट ने कहा हम प्रोविजन करेंगे। The current infrastructure facilities are quite inadequate to meet the growing demand and need to be improved. So अभी present conditions बहुत ही inadequate infrastructure है, तो इसको डेवलप करेंगे। ओके, पिक्चर देख लेते हैं। रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर। सो ये रेगुलेटेड मार्केट यार्ड बना दिया, अलग अलग कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आ सकता है, अपना सामान बेच सकता है मार्केट में और आके कंज्यूमर उससे खरीद सकता है, एंड रेगुलेशन फॉलो करनी है। तो एक रेगुलेटेड मार्केट्स आ गई। ओके, in realizing the fair prices for farmers products is the third aspect of government। अच्छा, ऊपर से कनेक्ट करना था। ठीक है, कोऑपरेटिव। ओके, कोऑपरेटिव मार्केटिंग in realizing fair prices for farmers product is the third aspect of government initiative। तो गवर्नमेंट ने तीसरा इनिशिएटिव लिया कोऑपरेटिव मार्केट्स बना के। द सक्सेस इसका एग्जांपल है कोऑपरेटिव्स का, कि सारे साथ आ जाते हैं और साथ मिलके एक प्राइस डिसाइड करते हैं, उससे कोई डेविएट नहीं होता। तो जो भी फार्मर जिसको अंडर प्राइसिंग हो रही थी उसको भी पता है कि यार अंडर प्राइसिंग नहीं करनी, ये रेट है, ठीक है, इस रेट पे बेचना है। अब सक्सेस एग्जांपल देख लो, बहुत अच्छा एग्जांपल है अमूल का। ठीक है, द सक्सेस ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ गुजरात एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज टेस्टिमोनी टू द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? अमूल। However, cooperatives have received a setback during recent past due to inadequate coverage of farmer members, lack of appropriate link between marketing and processing cooperatives, and inefficient financial management। ठीक है, तो अभी कुछ बैकलैश भी आया है, ऐसा बोल रहे हैं कि थोड़ा लैक हो जाता है सही फार्मर्स आइडेंटिफाई करने में एंड उनका कनेक्ट करने में मार्केटिंग चैनल से। ठीक है, द फोर्थ एलिमेंट इज द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट किस तरह की? Assurance of minimum support prices. So next time whenever you read newspaper and you hear the term minimum support price or MSP, you should immediately connect it कि oh, if your parents are reading something or you're watching news and उस पे MSP आ रहा है कि minimum support price, फटाफट से उनको point out करना कि ओ ये तो हमारे सिलेबस में है। minimum support price आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ा है, ठीक है, ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सिलेबस। सो आपका एमएसपी हो गया फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। देन मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस। मेंटेन करना बफर स्टॉक्स को, किस चीज के बफर स्टॉक? व्हीट और राइस के, बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू पीडीएस। डिस्ट्रीब्यूट करना फूड ग्रेन्स को एंड शुगर को थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो ये कुछ पॉलिसी आई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू हुआ, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, देन बफर स्टॉक मेंटेन करने का आया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर एम्ड, क्यों आई ये इंस्ट्रूमेंट? दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इनकम ऑफ फार्मर एंड प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन एट सब्सिडाइज्ड रेट टू द पुअर। इसका एम था, सरकार ने कहा कि हमें फार्मर को तो प्रोटेक्ट करना ही है,
ठीक है, फार्मर की इनकम वेस्ट नहीं होनी चाहिए, बट फार्मर की इनकम वेस्ट ना होने के साथ साथ कंज्यूमर को भी सब्सिडाइज रेट पे मिलने चाहिए गुड्स। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत महंगा महंगा कुछ मिल रहा है, उनको भी अच्छे रेट पे मिलना चाहिए। बेसिकली कंज्यूमर का भी फायदा होना चाहिए, प्रोड्यूसर का भी फायदा होना चाहिए। हाउएवर, डिस्पाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्राइवेट ट्रेड बाय मनी लेंडर्स, रूरल पॉलिटिकल एलिट्स, पढ़ो शब्द पढ़ो, मनी लेंडर, रूरल पॉलिटिकल एलिट्स, वो गांव के वो पॉलिटिकल एलिट नहीं होते जो वो बनते हैं अमीर फार्मर्स होते हैं या किसान हो गए जो पैसे वाले हो गए, वो एक आदि होते हैं, मूवीज में देखे होंगे आप लोगों ने, वो लोग मनी लेंडर्स। ठीक है, रिच फार्मर्स, बिग मर्चेंट्स। तो इन लोगों ने क्या किया कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन थी, पर इन लोगों ने तब भी एग्रीकल्चर मार्केट प्रीडोमिनेट की, क्योंकि यार मैं अगर सरकार हूं, मैं दूर से बैठ के तुम्हारा अच्छा चाह सकती हूँ, मैं तुम्हें बता सकती हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें क्या करना है, पर मैं तुम्हारे साथ रह नहीं रही ना। रहे तो तुम्हारे साथ वो गांव के लोग रहे ना, अब उन गांव में सरपंच भी है, गांव में वो अमीर किसान भी है, गांव में बड़े बड़े लोग भी हैं। तो अब एंड में डोमिनेट तो वही करेंगे जो गांव में है, क्योंकि गांव वाले यार वो कितना प्रोटेस्ट करेंगे, वो कहेंगे हम कम खा लेंगे, एक रोटी कम खा लेंगे, पर हमें जिन लोगों के साथ रहना है उनके साथ तो सही से रहेंगे ना, क्योंकि इनमें रहना उन्हें उन्हीं लोगों के साथ है गाँव में। सरकार आके तो साथ में रहेगी नहीं, सरकार दूर से कितना अच्छा सोचे बट साथ आके तो रहेगी नहीं ना। तो ये गैप था वहां पे गवर्नमेंट के बीच में एंड फार्मर्स के बीच में। तो फार्मर्स, गवर्नमेंट बेशक अलग अलग इंटरवेंशंस के साथ आई, पॉलिसी मेजर्स के साथ आई, बहुत कुछ करा, बट स्टिल जो डोमिनेट कर रहा था पूरा एग्रीकल्चरल मार्केट्स, वो थे अभी भी प्राइवेट ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, there was a need of government intervention is imminent, particularly when a large share of agricultural products is handled by private sector. Okay, so agricultural marketing has come a long way. Agricultural marketing बहुत लंबा आ चुकी है, and with intervention of government in various forms, some scholars argue that commercialization of agriculture offers tremendous scope for farmers to earn higher income, provided the government intervention is restricted. Why do you, वो कह रहे गवर्नमेंट इंटरवेंशन अच्छी है, पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन को भी रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, लिमिट में कर देना चाहिए, और कमर्शलाइज कर देना चाहिए एग्रीकल्चर को, क्योंकि जब कमर्शलाइजेशन होगी, जब ओपन मार्केट में सारे अपना माल बेचेंगे उस रेट पे, तो कंपटीशन होगा, तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्योंकि आज की डेट में आप कुछ भी बोलो, इवन दो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी गेट, एंड हम लोग को खाना मिलता है, हम लोग फूड सरप्लस नेशन है, हमारे किसान इतनी मेहनत कर रहे हैं, बट आज भी आप किसी और कंट्री में चले जाओ, the quality of food that they are enjoying, and which is why the quality of health and standard of living they are enjoying is much much better than India's. Even though India is a food surplus nation, India has a lot of food, right? We were at a time during independence, we got dependent on other nations for food, but now we have sufficient quantities of food, yet the quality is not up to the mark, which is why our health is getting impacted, which is why everything is getting impacted. The quality of life that you're living today, everything depends on food that you eat, right? फॉर इंस्टेंस, इफ यू लव टू ईट समथिंग एंड आप खाना खाते हो, आपका खाने, कितने लोग होते हैं जो खाने से ही उनका पूरा डे चलता है, राइट? आप पैसा क्यों कमाते हो, आप मेहनत क्यों करते हो? खाने के लिए ना। तो ऑफ कोर्स आप लोग जब खा रहे होते हो या कुछ भी होता है, मे बी देयर आर डेज व्हेन यू हंग्री, तो यू टेंड टू गेट एंग्री, राइट? यू टेंड टू गेट मूडी, एंड इट विल रिफ्लेक्ट ऑल थ्रू योर एक्शंस ड्यूरिंग द डे। आपका काम अफेक्ट होगा, सब कुछ अफेक्ट होगा अगर आपने खाया नहीं होगा। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अगर कोई मील स्किप करती हूँ या मैं खाना नहीं खाती, मेरा सर दर्द होता है, तो मैं काम कैसे कर पाऊंगी? अगर मेरा सर दर्द होगा तो मेरे लिए फूड इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं फूड की क्वालिटी अच्छी खा रही हूँ तो मैं बेटर होती जाऊंगी, अगर मैं फूड की क्वालिटी खराब खा रही हूँ, ऐसी पूरी पॉपुलेशन, आप इंडिया नंबर वन पॉपुलेशन पे पैरामीटर पे नंबर वन कंट्री है इस वक्त। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग लेके बैठे हम अपनी कंट्री में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, और उस पॉपुलेशन को हम फीड भी कर रहे हैं। ठीक है, खाना भी दे रहे हैं, खाना बहुत है हमारे पास, फूड सरप्लस नेशन है, हम सब्सिडाइज रेट पे खाना भी दे रहे हैं। क्या हम उस खाने की क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं? क्या हम उन्हें क्वालिटी खाना दे रहे हैं? तो हम बोलते हैं स्किल पे बात करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम स्किल एजुकेशन, हम स्किल एनहांसमेंट की बात करते हैं व्हेन वी टॉक ऑफ एजुकेशन, बट आर यू एबल टू गिव गुड क्वालिटी फूड टू योर पीपल? That's another question which is very important, because we can say impart good quality education, skill karo,
जॉब में वो नहीं आ रहा प्रोडक्टिविटी जो आनी चाहिए, जो बाहर के लोगों की आती है। अरे इसलिए आती है कि बाहर के लोग अच्छा खाते हैं, हमारी तरह नहीं जो मिक्स करे हुए, दूध में पता नहीं कितनी मिक्सिंग है, यहाँ पे आटे में कितनी मिक्सिंग है, मसालों में कितना मिक्सिंग है। तो all the things are getting deteriorated, the quality is being impacted, which is why all these things are important, and they are saying commercialization hoga agar agriculture ka, competition aayega, competition aane se quality enhancement hoga, one of the reasons. Okay, then emerging alternate marketing channels, it has been realized that if farmers directly sell their produce to consumers, it increases their income. अब अगर मैं आपको कुछ बेचना चाहती हूँ और बीच में कोई और है जो मेरे बिहाफ पे बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, मेरे पास एक मग है सपोज, वो मग मुझे आपको बेचना है, मैं आपको डायरेक्टली नहीं बेच पा रही, कोई और है जो मुझसे मग लेके जाता है और आपको बेचता है। सपोजिटली वो मुझसे मग 300 रुपए में लेके जाता है, पर आपको वो मग 500 रुपए में बेचता है, क्योंकि वो अपने भी तो 200 रुपए रखेगा, वरना वो लेके दे क्यों रहा है, मुझसे लेके आपको दे क्यों रहा है? फ्री में तो कोई नहीं करेगा, अपना पैसा भी बनाएगा। तो वो अपना पैसा अगर वो हम बीच का बंदा हटा दे और आज से मैं आपको डायरेक्टली मग दूं, मैंने बनाया आपको दिया, मेरे को 300 चाहिए, मेरे को 300 का पड़ा, आपको 300 में मिला, तो किसका बेनिफिट हुआ? आपका। आप 500 रुपए का मग ले रहे थे, अब आप 300 रुपए का मग ले सकते हो। तो वही फार्मर के साथ है, फार्मर को इनकम ज्यादा मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अगर बीच में मीडिएटर्स हट जाएंगे और अगर फार्मर डायरेक्टली सेल करेगा अपना प्रोड्यूस टू कंज्यूमर्स। सो सम एग्जाम्पल ऑफ दीज चैनल्स आर अपनी मंडी, ये कहाँ कहाँ पर है ना मंडी, ये स्टेट्स याद रखनी होंगी क्योंकि मैच द कॉलम में आ जाता है। अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, हदासपुर मंडी पुणे, रायथू बाजार, रायथू बाजार क्या है, रायथू बाजार है वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट आंध्र प्रदेश में एंड तेलंगाना में। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट्स जो होती हैं आंध्रा में और तेलंगाना में, उन्हें रायथू बाजार कहते हैं। ठीक है, एंड उजवर संदीस, सैंडीज बोल लो, संदीस बोल लो, ये फार्मर मार्केट है तमिलनाडु में। ठीक है, फर्दर आई एम सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन इफ आई एम डूइंग सो, या आई मीन प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। Further, several national and multinational fast food chains. There are several multinational fast food chains which are increasingly entering into contract alliance with farmers. Contract alliance कर रहे हैं वो किसानों के साथ to encourage them to cultivate farm products. ठीक है, वो इनकरेज कर रहे हैं कि यार आप फार्म प्रोडक्ट ग्रो करो, आप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ग्रो करो, डिजायर्ड क्वालिटी के, जो क्वालिटी आपको वो लोग दे रहे हैं, क्वालिटी वो बता रहे हैं कि फार्मर्स को कि यार आप लोग ये ग्रो करो एंड आप ये चीज क्वालिटी की चीज हमें इतनी बना के दो। ठीक है, एंड डिजायर्ड क्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग देम नॉट ओनली विद द सीड्स and other inputs but also assured procurement of the product at pre-decided prices। इससे अच्छा क्या होगा कि किसान को एक मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन मिल गई है, सपोजिटली एक मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन, कोई भी रेस्टोरेंट चेन है, सपोजिटली मैंने आज अपनी खोली, एक सुरभि रेस्टोरेंट खोला मैंने। ठीक है, अब ये मेरा रेस्टोरेंट चेन है, मैंने एक किसान को जाके कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मैंने कहा सीड्स भी मैं दूंगी, इनपुट भी मैं दूंगी अच्छी क्वालिटी का, ताकि क्वालिटी खाना मिले, मेरे रेस्टोरेंट में जो खाना सर्व होगा लोगों को वो क्वालिटी फूड होना चाहिए एंड उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके लिए मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि सीड्स भी मैं दूं फार्मर को, इनपुट भी मैं दूं फार्मर को, यहाँ तक कि मैं उन्हें बोल रही हूँ कि प्री डिसाइडेड आज के प्राइस पे, कल को आपकी फसल बर्बाद भी हो जाए, खराब भी हो जाए, मैं आपसे वादा कर रही हूँ कल को प्राइस कम भी हो जाए, पर आज अगर मैंने बोल दिया आज के प्री डिसाइडेड प्राइस पे कि 100 रुपए में मैं आपका सारा माल प्रोक्योर करूंगी, तो इससे अच्छा फार्मर के लिए क्या है, फार्मर का यार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो 2-4 लाख दे दो, हमारा तो काम ही हो गया। Right. So it is argued that such arrangements will help in reducing the price risk of farmers and would also expand the markets for farm products. Do you think such arrangement raise income of small farmers? That's a question for you. You can definitely answer in the comment box. Okay. So in 2020, year 2020, Indian Parliament passed 3 laws to reform agriculture marketing system. 3 लॉ पास हुए थे पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, कौन से ईयर में, ईयर 2020 में। While some section of farmers support these reform, the rest of the farmers oppose and these acts are still being debated. Collect the details of the laws, debate and discuss. ये इन्होंने देखो क्या किया है, आप समझ रहे हो एनसीईआरटी कैसे खेलती है? एनसीईआरटी तीर छोड़ रही है और उसने तीर छोड़ दिया कमान से, अब आप लोगों पे छोड़ दिया। अब वो ना कोई एक्ट दे देगी जो 2020 में पास हुआ था एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए,
और अब आप आओगे, आप कहोगे ये तो सिलेबस में ही नहीं था, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ये तो किसी गाइड बुक में भी नहीं था, फिर हमारे मार्क्स नहीं आए, हमें एसआरसीसी नहीं मिला। यही सब होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी सामने से बोल रही है कि खुद कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन, पर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि बोला है उन्होंने, सामने से बोलते हैं वो, मतलब कितने चैप्टर्स में सामने से बोल रहे हैं। ठीक है, सो टेक केयर, मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स। Then diversification into productive activities. So diversification includes two aspects. One relates to change in cropping pattern, another relates to shift of workforce from agriculture to other allied activities जैसे livestock, poultry, fisheries. तो जब भी हम डाइवर्सिफिकेशन कह रहे हैं, डाइवर्सिफाई मतलब डिस्ट्रीब्यूट, थोड़ा चेंज लाओ, डाइवर्सिफाई करो। तो अगर हम डाइवर्सिफाई बोल रहे हैं तो डाइवर्सिफाई दो तरह का हो सकता है। नंबर वन हो सकता है जो क्रॉप ग्रो कर रहे हो उससे हटके कोई नई क्रॉप ग्रो कर लो। दूसरा हो सकता है एग्रीकल्चर ही छोड़ दो, एग्रीकल्चर से अलाइड एक्टिविटी कर लो, लाइव स्टॉक कर लो, पोल्ट्री कर लो, फिशरीज में चले जाओ। दो तरह का डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है। एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, सो द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज, okay, hold on, that there is greater risk in depending exclusively on farming for livelihood। ठीक है, अगर आप एक्सक्लूसिवली, इंडिया में जो एनवायरनमेंट का हाल हो रहा है, जितनी जल्दी से तेजी से एनवायरनमेंट का हाल ऐसा है कि कभी फ्लडिंग कभी ड्रॉट, एंड आपका इतना वॉलेटिलिटी है एग्रीकल्चर में, एंड नथिंग इज सिक्योर, नथिंग इज स्टेबल। सो इन दैट केस इट इज अ वेरी ग्रेट एंड वेरी मैग्निफाइड रिस्क that if you only depend on farming for your livelihood, so diversification towards new areas is necessary not only to reduce the risk from agriculture sector but also to provide productive sustainable livelihood options to rural people. Okay, much of the agricultural employment activities are concentrated in kharif season। खारिफ सीजन में ज्यादातर एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट होती है, बट ड्यूरिंग द राबी सीजन the areas where there are inadequate irrigation facilities, it becomes difficult to find gainful employment। ये कौन सी सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई? एग्रीकल्चर सीजन में, खारिफ सीजन के टाइम पर आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, राबी सीजन के टाइम पर नहीं होती है। ठीक है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से कनेक्ट करो, सो ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो गई या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, सॉरी। सो देयरफॉर एक्सपेंशन इनटू अदर सेक्टर्स is essential, okay, is essential to provide supplementary gainful employment and in realizing higher level of income for rural people to overcome poverty and other tribulations. Hence there is a need to focus on allied activities, non-farm employment and other emerging alternatives of livelihood, though there are many options available for providing sustainable livelihood in rural areas। पिक्चर क्या बोल रही है? पिक्चर बोल रही है जैगरी मेकिंग एक तरह का अलाइड एक्टिविटी है फार्मिंग सेक्टर में, एंड आप ये अलाइड एक्टिविटी कर लो, खाली फार्मिंग पे मत डिपेंड हो। तो फिर जैगरी मेकिंग से आजकल लोग जैगरी शुगर यूज कर रहे हैं, बिकॉज शुगर हार्मफुल है, तो जैगरी गुड़ की शक्कर और अपनी हेल्थ बेनिफिट्स में वो चीजें कितनी यूज हो रही है, तो आप वो करो, वो चीजें प्रमोट करो। ठीक है, तो दैट्स द सीन। देन लेट्स रीड दिस, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, इसको तनवा भी बोलते हैं, तमिल नाडु वुमेन एग्रीकल्चर, तनवा। ठीक है, सो व्हाट इज इट? Tamil Nadu Women in Agriculture was a project initiated in late 1980s in Tamil Nadu to train women in latest agricultural techniques and in organic farming। लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग में औरतों को तमिलनाडु में ट्रेनिंग करने के लिए तनवा लॉन्च हुआ था। इट एनकरेज वुमेन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फैमिली इनकम एट अ फार्म वुमेन्स ग्रुप इन तिरुचि, ओके, तिरुचिरापल्ली, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ठीक है, सो तिरुचिरापल्ली run by a person, okay, run by Antonia Mull। I am bad at it. Yeah, but so that farm trained women are successfully making and selling vermicompost and earning money from this venture। Many other farm women's group are creating savings in their group by functioning like mini banks through the credit, through micro credit system, जो हमने part 1 में पढ़ा है।
ठीक है. With accumulated savings, they promote small scale household activities like mushroom cultivation, soap manufacture, doll making, other income generating activities. There could be similar initiatives in your area or neighborhood, rural areas. Talk to organization or women entrepreneurs and discuss in the details in the class. Okay. So yeah, Tanva आ सकता है बिल्कुल. किस बारे में है? Now let's continue reading the main part. As agriculture is already overcrowded, a major proportion of the increasing labor force needs to find alternate employment opportunities in other non-farm sectors. Non-farm economy has several segments in it. तो कह रहे हैं एग्रीकल्चर ऑलरेडी ओवरक्राउडेड है, अब नॉन फार्म एक्टिविटीज में जाओ और थोड़ा सा ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखो. नॉन फार्म जो एग्रीकल्चर है या इकोनॉमी है वो भी अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड है. Some possesses dynamic linkage that permit healthy growth, while other are in subsistence, low productivity propositions. So the dynamic subsectors include agro-processing industries, food processing industries, leather industry, tourism. ये हो गई आपकी dynamic subsectors of non-farm activities that can be undertaken in villages or rural areas. रूरल डेवलपमेंट करनी है, रूरल डेवलपमेंट में फार्म एक्टिविटीज तो ओवरक्राउडेड है, अब वो छोड़ के नॉन फार्म एक्टिविटीज में जाना है. नॉन फार्म एक्टिविटीज भी सेगमेंटेड है, उसमें से जो डायनामिक सेक्टर्स है वो है एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री, tourism, etc. Those sectors which have potential but seriously lack infrastructure and other support include traditional home-based industries like pottery, craft, handlooms, etc. So in industries में seriously infrastructure की कमी है. Majority of rural women find employment in agriculture while men generally look for non-farm employment. In recent time, women have also begun looking for non-farm jobs. सो बॉक्स पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक देख लो. तो पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक कैसे डिवाइडेड है? सबसे ज्यादा पोल्ट्री है 61%. देन उसके बाद मुझे ये एरिया ज्यादा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है. कैटल एंड बफेलो, देन शीप्स एंड गोट्स 16%, पिग्स 1%. ओके, या देन एनिमल हस्बेंड्री. In India, the farming community uses the mixed crop livestock farming system. Mixed crop, तो इंडिया में फार्मिंग कम्युनिटी यूज करती है मिक्स क्रॉप फार्मिंग सिस्टम, जिसमें कैटल, गोट्स, फाउल, ओके, फाउल फॉलोड बाय अदर्स. सो मैं कनेक्ट से ही कर रही हूँ ना, वो नहीं ऊपर जाना है. आर वाइडली हेल्ड स्पीसीज. Livestock production provides increased stability in income, food security, transport, fuel, and nutrition for the family without disrupting other food producing activities. Today, livestock sector alone provides alternate livelihood options to over 70 million small and marginal farmers, including landless laborers. Okay, so significant number of women also find employment in livestock sector. Chart 5.1 shows distribution of livestock. Poultry accounts for largest share with 61%, followed by others. Other animals, so ये पिक्चर क्या है? शीप रेयरिंग, इंपॉर्टेंट इनकम ऑगमेंटिंग एक्टिविटी रूरल एरिया में. ये पिक्चर दे देंगे और बोलेंगे क्या है. ओके. Other animals, which include camel, asses, horses, ponies, and mules, are in the lowest rung. Okay. India had about 303 million cattle, including 110 million buffaloes in 2019. Performance of Indian dairy sector over last 3 decades has been quite impressive. Milk production in the country has increased about 10 times between 1951 to 2016. अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तब से लेके 2016 तक 10 times मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ी है. This can be attributed mainly to the successful implementation of Operation Flood. What is it? It is a system whereby all farmers can pool their milk produced according to different grading based on the quality processed and market it to urban centers through cooperatives. ठीक है, तो कोऑपरेटिव जैसे अमूल हो गया, वो क्या कर रहे हैं? अलग अलग फार्मर है, वो अपना मिल्क अलग अलग क्वालिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग, अलग अलग ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग दे देते हैं, वो पूल कर लेते हैं, वो जाके कॉपरेटिव्स आगे दे देते हैं. ठीक है. So this is what happens in their system. In this system, the farmers are assured of a fair price and income from supply of milk to urban markets. As pointed out earlier, Gujarat state is held
as success story in efficient implementation of milk cooperatives, which has been emulated by many states. तो बाकी states ने भी बहुत इस चीज को follow करा है, गुजरात के success model को. गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान are major milk producing states. Meat, eggs, wool and other byproducts are also emerging as important productive sectors for diversification. कि मिल्क तो चलो हो गया, मिल्क ऑलरेडी स्टेट्स कर रही है, सक्सेसफुल स्टोरी कॉपरेटिव्स की आपके पास अमूल है, गुजरात का आप देख सकते हो, लेकिन और भी जगह है, जैसे ठीक है वूल हो गया, या फिर आपका मीट, एग्स, वूल, जहां भी आप प्रोटीन रिच जगहों पे चले जाओ, लोग एग खाते हैं, ठीक है, मेट्रो सिटीज में चले जाओ तो डाइवर्सिफिकेशन का बहुत स्कोप है. Then fisheries. The fishing community regards the water body as mother or provider. Obviously, वहां से उनकी फिश आ रही है, उनके लिए तो वाटर बॉडी माँ के समान हुई. ठीक है. The water bodies consisting of sea, ocean, rivers, lakes, natural aquatic ponds, streams, etc. तो वाटर बॉडीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, उन्होंने क्लियरली बोला है. वाटर बॉडीज में आपको क्या इंक्लूड कर रहे हैं, दे आर इंक्लूडिंग सी, ओशन, रिवर, लेक, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड, स्ट्रीम्स, एक्सेट्रा. ओके, are therefore an integral and life-giving source of fishing community. In India, after progressive increase in budgetary allocations and introduction of new technologies in fisheries and aquaculture, the development of fisheries has come a long way. Presently, fish production from inland sources contribute about 65% of total value of fish production, and balance 35% comes from marine sector, sea and ओशन. तो सी एंड ओशन मरीन फैक्टर्स हो गए, इनलैंड सोर्सेज आपका पॉन्ड, लेक, ये सारे हो गए. 65% इनलैंड सोर्सेज से आ जाता है, 35% ही आता है मरीन सेक्टर से. टुडे टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर 0.9% ऑफ टोटल जीडीपी. 0.9% टोटल जीडीपी का फिशिंग सेक्टर से आ रहा है. इन इंडिया, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आर major fish producing states. A large share of fish worker families are poor. Rampant underemployment, low per capita earnings, absence of mobility of labor to other sectors, and high rate of illiteracy and indebtedness are some of the major problems fishing community face today. Even though women are not involved in active fishing, about 60% of the workforce in export marketing and 40% in internal marketing are women. So women are so active. Then there is a need to increase credit facilities through cooperatives and SHGs for fisherwomen. तो fisherwomen के लिए credit facility increase करने की requirement है, चाहे self help group आए, ठीक है, cooperatives आए, कोई भी आए, ताकि उनकी working capital requirement जो है marketing के लिए वो fulfill हो पाए. ठीक है. Then there is horticulture. Blessed with a varying climate and soil condition, India has adopted growing of diverse horticultural crops such as fruits. Horticultural crops कौन सी होती है? Fruits, vegetable, tuber crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices, plantation crops. These crops play a vital role in providing food and nutrition besides addressing employment concerns. So not only we are concerning employment concerns, nutrition and food importance and ये सब चीजें भी provide हो रही हैं. Horticulture sector contributes nearly 1/3 of the value of agriculture output and 6% of GDP of India. 0.9% कौन दे रहा था? Fishing sector. ये तो 6% दे रहा है. Then India has emerged as a world leader in producing variety of fruits like mangoes. World leader, पूरे दुनिया में leader है हम produce करने में. Mangoes, banana. फिर भी यार मिलता बाहर ज्यादा अच्छा है, चाहे वो लीडर नहीं है. हम ज्यादा प्रोड्यूस, मेरे को लग रहा है हम क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, हम क्वालिटी पे नहीं फोकस कर रहे. दैट्स एन इशू. ओके, so yeah, variety of fruits like mangoes, banana, coconut, cashew nut and a number of spices, and is the second largest producer of fruits and vegetable. India is the second largest producer of fruits and vegetable. Economic condition of many farmers engaged in horticulture has improved and it has become a means of improving livelihood for many underprivileged classes. Okay, flower harvesting, nursery maintenance, hybrid seed production and tissue culture, propagation of fruits and flowers, and food processing are highly remunerative employment option for women in rural areas. Women in rural areas, क्या क्या highly remunerative options हैं? ये सारे जो हमने अभी देखे. फ्लावर हार्वेस्टिंग कर लो, नर्सरी मेंटेन कर लो जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर लो, टिश्यू कल्चर हो गया,
ठीक है, ये देख भी रहे हो, वुमेन इन रूरल हाउसहोल्ड्स टेक अप बी कीपिंग एज एन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, पिक्चर दे देते हैं, बोलते हैं डिपिक्ट करो रूरल कंडीशंस एंड हाउ वुमेन कंडीशन इन रूरल विलेजेस कैन बी एनहांस्ड। ऐसे ऐसे करके डिपिक्ट करने को 3 नंबर 6 नंबर में क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। Though in terms of numbers, our livestock population is quite impressive, but its productivity is quite low as compared to other countries. It requires improved technology and promotion of good breeds of animals to enhance productivity, improved veterinary care, and credit facilities to small and marginal farmers and landless laborers would enhance sustainable livelihood options through livestock production. So, production of fisheries has already increased substantially. Production जो है fisheries की वो substantially increase हो चुकी है. However, problems related to overfishing, problems जो related है overfishing से and pollution that needs to be regulated, okay, and controlled. So welfare programs for fishing community have to be reoriented. Fishing community के लिए welfare program आए होंगे पर उन्हें reorient करो in a manner which can provide long term gain and sustenance of livelihoods, ठीक है। So horticulture has emerged as successful sustainable livelihood option and needs to be encouraged significantly. Enhancing its role requires investment in infrastructure like electricity, cold storage system, marketing linkages, small scale processing unit and technology improvement and dissemination. ये सब करने की जरूरत है अगर आपको enhance करना है women role and overall fishing community का contribution, ठीक है। देन अदर ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं, हम ऑल्टरनेट देख रहे हैं फार्म एक्टिविटी के अलावा, हम नॉन फार्म एक्टिविटी में हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, ये सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है। अदर क्या है, द आईटी हैज रेवोल्यूशनल revolutionized, yeah, happens, because the IT has revolutionized many sectors in Indian economy. There is a broad consensus that IT can play a critical role in achieving sustainable development and food security in 21st century. Governments can predict areas of food insecurity and vulnerability using appropriate information and software tools that can action so that action can be taken to prevent or reduce livelihood of an emergency. Okay, it also has positive impact. What is the positive impact? Positive impact on agriculture sector as it can disseminate information regarding emerging technologies and its application. Okay, then what do we have? And its, yeah, and its applications, prices and weather and soil condition for growing different crops, etc. Though IT is by itself no catalyst of change, but it can act as a tool for releasing the creative potential and knowledge embedded in the society. It also has potential of employment generation in rural areas. Experiments with IT and its application to rural development are carried out in different parts of India. Okay. Then next part is sustainable development and organic farming. Sustainable development or organic farming. In recent years, awareness of harmful effects, जो भी awareness है harmful effects of chemical based fertilizer and pesticide on our health is on rise. आपको पता है ये बातें बहुत हो रही है आजकल कि हार्मफुल इफेक्ट होता है पेस्टिसाइड के, फर्टिलाइजर्स के, इन सबके. Conventional agriculture relies heavily on chemical fertilizers and toxic pesticides, which enter the food supply, penetrate the water sources, harm the livestock, deplete the soil, devastate natural ecosystem, and end में devastate हमारी human health. ठीक है, वो खाना जाता किसके अंदर है, इतनी सारी एडल्ट्रेशन हो गई है, वो खाना जा किसके अंदर रहा है, हमारे अंदर जा रहा है, ठीक है. Efforts in evolving technologies which are eco-friendly are essential for sustainable development, and one such technology is eco-friendly is organic farming. बात तो हमें ये करनी थी घुमा फिरा के, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत सुना है ना आजकल आपने, ऑर्गेनिक. अभी आप कहीं पे सब्जी खरीदने जाओ तो इफ यू एवर ट्राई एन ऑर्डर फ्रॉम ब्लिंकिट, मतलब कभी मजबूरी पड़े ना ब्लिंकिट पे या स्विगी इंस्टामार्ट पे जाके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखना, तो एक ब्रिंजल डालोगे या लेडी फिंगर डालोगे तो वो दिखाएंगे लेडी फिंगर,
फिर दिखाएंगे ऑर्गेनिक लेडी फिंगर, तो वो महंगी होगी, ऑर्गेनिक पोटेटो, ऑर्गेनिक ये, ऑर्गेनिक वो बहुत महंगा होता है। ठीक है, सो इन शॉर्ट द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ होल सिस्टम of what? Of farming that restore करता है, maintain करता है, enhance करता है ecological balance. There is an increasing demand for organically grown food to enhance food safety throughout the world. अब increased demand तो है organic food की, ठीक है? Organic food is growing in popularity across the world. Many countries have around 10% of their food system under organic farming. There are many retail chains and supermarkets which are accorded with green status to sell organic food. यानी ऑर्गेनिक फूड बेचने के लिए आपको ग्रीन स्टेटस अकॉर्ड होना चाहिए, यानी ग्रीन स्टेटस प्राप्त होना चाहिए, तभी आप बेच सकते हो ऑर्गेनिक फूड को, टू सेल ऑर्गेनिक फूड. मोरोवर ऑर्गेनिक फूड्स कमांड हायर प्राइस ऑफ अराउंड 10 to 100% देन कन्वेंशनल आइटम. 10 to 100%, बोला ना मैंने, महंगा होता है. अगर आपको 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है, तो आपको वही चीज आपको ना, मतलब ऑर्गेनिक में तो 40 से भी ज्यादा मिलेगी, आई मीन मोर देन 100% भी मिलता है कभी कभी तो. ठीक है, सो ऑर्गेनिक फूड महंगा होता है क्योंकि बहुत कम जगह मिल रहा है ना. आप देखोगे ओनली 10% फूड सिस्टम में जा रहा है, तो 10, अब जो जो चीज कम होती है सप्लाई में, डिमांड सप्लाई तो बड़ा है, जिस चीज की सप्लाई है वो कम है और डिमांड ज्यादा है, ऑब्वियसली सप्लाई कम है, लिमिटेड है, तो अगर 100 पीस बन रहे हैं और डिमांड करने वाले 1000 हैं, तो वो 1000 लोग में से जिन 100 लोग को वो मिलेगा, वो ज्यादा प्राइस देने को भी तैयार है, इसलिए प्राइस ज्यादा है. Correct, simple, logical, good. Benefits of organic farming. Organic agriculture offers means to substitute costlier agricultural inputs such as HYV seeds, chemical fertilizer, pesticide with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate food, good returns on investment. Okay, so organic agriculture also generates income through exports as the demand for organically grown crops is on rise. Studies across countries have shown that organically grown food has more nutritional value than chemical farming, thus providing us with healthy foods and good health in return. Since organic farming requires more labor input than conventional farming, India will find organic farming an attractive proposition. Organic farming में ज्यादा लेबर लगती है, तो इस हिसाब से इंडिया में तो बहुत लेबर है जो डिस्गाइज्ड फार्मिंग है, या जो खाली बैठे हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो हमें तो ऐसे काम चाहिए जहाँ पे हम अपनी लेबर को एम्प्लॉय कर पाए, हमें अपने लोगों को काम पे लगा पाए, तो उस हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया के लिए एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है. फाइनली the produce is pesticide free and produced in an environmental sustainable way. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो खाना आता है, जो ऑर्गेनिक फूड होता है, वो पेस्टिसाइड फ्री होता है एंड वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होता है, यानी वो आपके पॉपुलेशन को भी हेल्प कर रहा है एंड एनवायरमेंट को भी हेल्प कर रहा है. क्या बात है, यही तो चाहिए. ठीक है, पॉपुलराइजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. When you popularize organic farming, it requires awareness and willingness on part of farmers to adapt new technology. Inadequate infrastructure and problem of marketing the products are major concerns which need to be addressed. Apart from apart from an appropriate agricultural policy to promote organic farming. वो इतनी बार मैं रीड कर रही हूँ, वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है, वो बोलना ये चाह रहे हैं कि यार ऑर्गेनिक फार्मिंग ना हर एस्पेक्ट से बहुत अच्छी है, आपकी हेल्थ को बेनिफिट दे रही है, पेस्टिसाइड नहीं यूज हो रहे, केमिकल नहीं यूज हो रहे, सस्टेनेबल भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, ठीक है, न्यूट्रिशनस भी है, लेबर भी इंप्लॉय कर रही है, अट्रैक्टिव भी है, आपके पास जो एक्स्ट्रा लेबर है उसको काम पे भी लगा सकती है, बहुत अच्छी है. पर इतनी कम क्यों है, 10% ही क्यों है फूड, फिर ऑर्गेनिक फूड क्यों इतने कम लोगों को ग्रीन स्टेटस मिला है, कम सुपरमार्केट्स एंड मल्टीनेशनल को ग्रीन स्टेटस मिला है, यही तो बात है. तो हमें प्रॉपर पॉलिसी मेजर लेने और इसको ग्रो करने के लिए कुछ सोचना है, यही बात बोल रहे हैं वो. ठीक है, it has been observed that yields from organic farming are less than modern agriculture farming in initial years. Initial years में जो yield है, जो output है, वो कम आता है. Therefore, small and marginal farmers may find it difficult to adapt to large scale production. इसलिए वो large scale production शायद ना करें, क्योंकि उन्हें पता है वो production large scale करेंगे बट उससे निकल के नहीं आएगी yield जितनी वैसे आ जाती है जब केमिकल और पेस्टिसाइड्स और ये सब करते हैं हम. ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग यूज करते हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में होता है जो.
ठीक है। तो देयरफॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स डिफिकल्ट फाइंड करते हैं। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मे ऑल्सो हैव मोर ब्लेमिशेस एंड अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ देन स्प्रेड प्रोड्यूस। जिसपे स्प्रे हो रहा है केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, उसकी शेल्फ लाइफ फिर बढ़ जाती है ना। कोई चीज इमेजिन, आप पैकेज फूड खाते हो, उसमें कितने प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, कितनी चीजें होती हैं जो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ी हुई होती है। ऑर्गेनिक फूड की शेल्फ लाइफ नहीं होती क्योंकि उसपे वो सब आर्टिफिशियल चीजें नहीं है ना स्प्रे करने के लिए। आर्टिफिशियल नहीं है तो लाइफ भी नहीं होगी उतनी। Moreover, choice in production of off-season crop is quite limited in organic farming. Organic farming में off-season crops में choice नहीं है बहुत ज़्यादा. Nevertheless, organic farming helps in sustainable development of agriculture, and India has a clear advantage in producing organic products for both domestic and international market. Do you think food and non-food item cultivated using organic farming methods will be cheaper? चीपर होंगे ही नहीं, वो पहले ही आंसर कर चुके हैं, ये फिर सवाल दोबारा क्यों पूछा है? इसका आंसर तो वो दे चुके हैं कि चीपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी बता चुके हैं। ओके, कंक्लूजन है ये कि इट इज क्लियर दैट until and unless some spectacular changes occur, the rural sector might continue to remain backward. इतनी बहुत ही कमाल है। हमें बोलते हैं आंसर ऑप्टिमिस्टिक लिखो एंड में, ये खुद ऑप्टिमिज्म कहाँ है? अभी आएगा, ऑप्टिमिज्म आएगा, डोंट वरी, दे आर नॉट लाइक। पूरे चैप्टर में बता दिया रूरल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, ऑल्टरनेट क्या हो सकते हैं ऑप्शन, और अब आके बोल रहे हैं कि कितना ही कर लो पर एग्रीकल्चर तो बैकवर्ड रहेगा, रूरल सेक्टर तो बैकवर्ड रहेगा। भाई पूरे चैप्टर में रूरल डेवलपमेंट पढ़ा के बोल रहे हैं डेवलपमेंट नहीं होगी। There is a greater need today to make rural areas more vibrant through diversification into dairying, poultry, fishery, vegetable, fruits, and linking up rural production centers with the urban and foreign export markets to realize higher return on investment for the products. प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो फिर अर्बन सेक्टर्स में पहुंचाओ, इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाओ, ताकि इस पे रिटर्न भी आए जितनी इन्वेस्टमेंट लगी है। ठीक है। मोर ओवर, इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स लाइक credit and marketing, farmer friendly agricultural policies, and a constant appraisal and dialogue between farmers group and state agricultural departments are essential to realize full potential of the sector. ठीक है। Today, we cannot look at the environment and rural development as two distinct subjects. अभी हम environment और economic development को भी नहीं अलग देखते हैं, environment और rural development को भी दो अलग अलग चीजें नहीं देख सकते। ये interlinked है, ये एक ही है। environment अच्छी नहीं है, rainfall erratic है, कभी भी हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी कुछ हो रहा है, फसल बर्बाद हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी फ्लड आ रहा है, तो वो rural development हैम्पर कर रहा है। ठीक है। तो डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट नहीं है। देयर इज अ नीड टू इन्वेंट और प्रोक्योर alternate sets of eco-friendly technologies that lead to sustainable development in different circumstances. From these, each rural community can choose whatever will suit its purpose. We need to learn from and try out when found relevant practices from available set of best practices illustrations, which mean successful stories of rural development experiments that have already been carried out in similar conditions to speed up the process of learning by doing. हमें learning by doing करना है, learning by doing करना है रूरल एरिया को डेवलप करने। तो हमको वो सक्सेस मॉडल्स को कॉपी करना है अभी के लिए, उनके पाथ पे चलना है बेसिकली, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। यही वो कंक्लूजन में बोल रहे हैं। पूरा रिकैप पढ़ लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। एक बॉक्स रह गया, मैं बता देती हूँ। ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड कॉटन इन महाराष्ट्र 1995 में, जब किसान मेहता ऑफ प्रकृति, प्रकृति एक एनजीओ है जिसने पहले सजेस्ट किया था दैट कॉटन इज द बिगेस्ट यूजर ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। कॉटन सबसे बड़ा यूजर है केमिकल पेस्टिसाइड्स का, वो ऑर्गेनिकली भी ग्रो करा जा सकता है। एंड देन द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर फेमसली रिमार्क, तो ये पूरा रिसर्च सेंटर है कॉटन का नागपुर में, एंड उन्होंने फेमसली रिमार्क किया, डू यू वांट इंडिया टू गो नेकेड? सो एट प्रेजेंट एज मेनी एज 130 फार्मर्स हैव, मतलब वो इसलिए कहा था कि वो ये बोल रहे थे, कॉटन रिसर्च क्या बोल रहे हैं इसके थ्रू, वो प्रकृति वाले बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिकली ग्रो हो सकता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करता है। तो वो बोल रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, कॉटन बंदी हो जाए, कपड़े बनने बंदी हो जाए कॉटन, एंड डू यू वांट इंडिया टू गेट नेकेड? क्योंकि यार ऑर्गेनिक में लेबर इतनी लगेगी, हील नहीं आएगी, महंगा होगा, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, कपड़े पहनना बंद कर दें। ये मतलब है एक लाइन का। ठीक है। So at present, as many as 130 farmers have committed 1200 hectares of land to grow
cotton organically on the International Federation of Organic Agriculture Movement standard. The produce was later tested by German accredited agency Agreco and found to be high quality. Kisan Mehta feels that about 78% of Indian farmers are marginal farmers, owing about less than 0.8 hectare, but accounting for 20% of India's cultivable land. So for such farmers, organic agriculture is more profitable in terms of money and soil conservation in long run. सो ये वो बोल रहे हैं कि बेसिकली फार्मर्स बहुत ही मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स जो है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, वो लैंड भी कम ओन कर रहे हैं. तो अगर वो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कॉटन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी अच्छी मानी गई है, जर्मन के अग्रेको के द्वारा भी टेस्ट करी गई है, बोला गया अच्छा, तो उसके पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, तो फार्मर्स के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है. प्रकृति की बात है तो प्रकृति कॉटन से लिंक्ड है, ऑर्गेनिक कॉटन से, ठीक है, ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, वो टर्म मैच द कॉलम में दे देते हैं. With that, we wrap up this chapter. Part 2 is done. Rural development का and rural development chapter भी खत्म हो गया है. So I'm very happy that we are doing it from NCERT, and I really hope that you watch the part 1 as well, and part 1 part 2 देख के word by word, line by line आपको ऐसी फीलिंग आई हो कि मैं हैंड होल्ड करके आपको नोट्स बनवा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ एक एक चीज, ताकि क्लास के एंड तक आपको लगे हमारी एनसीईआरटी बस हो गई, नोट्स बन गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट हो गए, एंड हमने फोटोज भी देख ली, और फोटोज जो भी बोल रही हैं हमने उनके मीनिंग भी डिपिक्ट कर लिए कि अगर ये एमसीक्यू में आई तो हम क्या लिखेंगे, अगर ये इंटरप्रेट करने को आई पिक्चर तो हम क्या लिखेंगे. यू शुड नो दैट, ओके, एंड यू शुड ऑल्सो मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग जो मैंने आपको बोला था, जो एनसीईआरटी ने आपके साथ खेला है. यहाँ पे आपको बोला है कि 2020 में इंडियन पार्लियामेंट ने कौन से वो 3 लॉ पास किए थे एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, कौन से थे वो, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे. Okay, so yeah, with that, we'll wrap up, and I'll see you next time. Keep practicing, keep smiling no matter what the circumstances are. Stay healthy. Bye bye.